नमस्ते दोस्तों, पीआर नॉवल 2.0 में आपका स्वागत है। यहाँ आपको दिल छू लेने वाली रोमांस की कहानियाँ, रोंगटे खड़े कर देने वाली बदले की गाथाएं, डरावनी और रहस्यमयी डरावनी कहानियाँ और कल्पना से भरी पुनर्जन्म की अद्भुत कल्पनाएं सुनने को मिलेंगी। ये सभी कहानियाँ आपको एक ऐसी दूसरी दुनिया में ले जाएंगी जहाँ हर मोड़ पर रोमांच और भावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप हमारी कहानियों के जादू में खो जाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी काल्पनिक दुनिया का हिस्सा बने। स्टार होटल इंडिया। कार्तिक इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठा स्टार होटल पहुंचा। आज अंजलि का बर्थडे था। वह सुबह का आखिरी ऑर्डर देने के बाद अंजलि के साथ डेट पर जाने की प्लानिंग कर रहा था। बड़े उत्साह के साथ टेकअवे का पैकेट लेकर होटल की ओर बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक लड़का और एक लड़की लिफ्ट से बाहर निकले। दोनों हाथों में हाथ डाले थे। लड़का ब्रांडेड कपड़ों में था, अरमानी शर्ट, रोलेक्स घड़ी और कमर पर BMW की चाबी। लड़की मिनी स्कर्ट में थी और काफी ग्लैमरस लग रही थी। दोनों एक दूसरे से हंसते हुए बात कर रहे थे, जैसे वो कपल हों। अंजलि? कार्तिक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह तुरंत उनकी ओर भागा। कल रात अंजलि ने बताया था कि वह अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रही है और रात को घर नहीं आएगी। उसे क्या पता था कि वह यहां स्टार होटल में उसे ऐसे देखेगा। अंजलि अचानक उसे देखकर घबरा गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह उस लड़के से दूर हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन लड़का उसे और कसकर पकड़कर खड़ा था। तुम क्यों डर रही हो? क्या अब भी उस गरीब लड़के के साथ रहना चाहती हो? लड़के ने हंसते हुए कहा। वह देखने में साधारण था। अगर उसने ब्रांडेड कपड़े न पहने होते तो शायद कोई उसे नोटिस भी नहीं करता। अंजलि ने एक पल को आंखें बंद की, फिर उसने घबराना बंद कर दिया। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और बेरुखी थी। अब जब तुमने देख ही लिया है तो सुन लो कार्तिक, लड़के ने कहा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब मुझसे डेट कर रही है। कार्तिक पहचान गया। यह आयुष था, उसका कॉलेज का क्लासमेट। आयुष एक अमीर लड़का था, जबकि कार्तिक डिलीवरी बॉय। कार्तिक के चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों साफ नजर आ रहे थे। उसने आयुष की तरफ बिना देखे अंजलि को अपने पास खींचने की कोशिश की। अंजलि, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुश रख सकता हूं। मुझे मत छुओ, अंजलि ने झटकते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? क्या तुम मुझे मेरे फेवरेट फोन और हैंडबैग दिला सकते हो? तुम्हारे साथ तो मुझे एक फिल्म देखने के लिए भी महीनों इंतजार करना पड़ता है। तुम मुझे खुश नहीं रख सकते। अंजलि, मैं अब और मेहनत करूंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ बदल दूंगा, कार्तिक ने मुश्किल से कहा। और मेहनत? अंजलि हंसी। तुम एक अनाथ हो, न पैसा है, न कोई पावर, न कोई बैकग्राउंड। तुम्हें क्या लगता है तुम कभी आयुष जैसा अमीर बन पाओगे? आयुष ने उसे ताना मारा। क्या तुम चाहते हो कि अंजलि तुम्हारे साथ फूड डिलीवरी करे? अंजलि ने ठंडे स्वर में कहा। कार्तिक, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। मैं बहुत पहले ही समझ गई थी कि तुम मेरे लायक नहीं हो। सब खत्म हो चुका है। फिर उसने आयुष का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो आयुष। आयुष जाते जाते बोला, तुम जैसे गरीब लोग प्यार के लायक नहीं होते। और वह अंजलि को अपनी BMW की ओर ले गया। स्टार होटल इंडिया। अंजलि के जाने के बाद कार्तिक खड़ा बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसके दिल में दर्द, गुस्सा और बेबसी सब एक साथ उमड़ रहे थे। तुम मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ रही हो क्योंकि आयुष अमीर है? कार्तिक ने सिर झुका लिया। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, इतनी कसकर कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए और खून बहने लगा। कार्तिक और अंजलि पहली बार कॉलेज में मिले थे। वे फर्स्ट ईयर के दौरान कपल बने थे। तब अंजलि मासूम और प्यारी लगती थी, लेकिन अब उसने उसे धोखा देकर आयुष को चुन लिया था। कार्तिक ने उसे वापस आने के लिए नहीं रोका। उसने कोई भीख नहीं मांगी, क्योंकि वह जानता था कि अब वह उसकी दुनिया से बाहर जा चुकी है। वह आयुष जैसे अमीर लड़के से क्या मुकाबला करता? पिछले 2 सालों में अंजलि ने कई बार उसे नीचा दिखाया था, फिर भी उसने हमेशा चुपचाप सब सह लिया। वह बस मेहनत करता रहा, पैसे कमाने की कोशिश करता रहा ताकि उसे खुश रख सके। लेकिन अब वह समझ गया था कि उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं थी। उसने धोखा दिया। कार्तिक ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, आज तुमने मुझे अपमानित किया है। एक दिन मैं तुम्हें यह एहसास दिलाऊंगा कि तुम मेरे लायक नहीं हो। कैफेटेरिया, इंडिया यूनिवर्सिटी। यार, पॉजिटिव साइड देख, सिद्धार्थ ने कहा। वह कार्तिक का रूममेट था। मैंने पहले ही कहा था कि अंजलि हमारी दुनिया की नहीं है। वो सुंदर है, स्मार्ट है, लेकिन सीरियस रिलेशनशिप में पड़ने वाली लड़की नहीं है। सिद्धार्थ ने बात जारी रखी।
जैसा लोग कहते हैं, गरीबों की देवी, अमीरों का खिलौना। उसके जैसी लंबी खूबसूरत लड़कियां अमीर लड़कों के लिए ही बनी हैं। हमें ऐसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए, वरना वे हमें बर्बाद कर देंगी। फिर वह हंसते हुए बोला, वैसे तुम उसके साथ तो सो चुके होगे, है ना? कार्तिक ने धीरे से जवाब दिया, नहीं। क्या? सिद्धार्थ चौंक कर खड़ा हो गया। तुम सीरियस हो? तुम दोनों सालों तक साथ रहे, फिर भी कुछ नहीं किया? जब तुम दोनों मूवी देखने के बाद होटल गए थे, तब भी कुछ नहीं? नहीं, कार्तिक ने सिर झुकाते हुए कहा। हमने एक डबल बेड वाले रूम में चेक इन किया था, लेकिन हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया। सिद्धार्थ ने माथा पकड़ लिया। यार, तुम फुल फेल हो। कार्तिक ने थोड़ी देर सोचा और सिद्धार्थ की बात मान ली। उसने अंजलि से सच्चा प्यार किया था। वह उसका सम्मान करता था, इसलिए कभी उसे उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने के लिए फोर्स नहीं किया। बस अफसोस यही था। कार्तिक ने अपना फोन निकाला और उसमें आए ऑर्डर्स देखने लगा। ब्रेकअप के बाद की एकमात्र राहत यही थी कि अब वह अपना सारा ध्यान काम पर लगा सकता था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, आपके खाते में $1 अरब जमा हुए हैं। अब आपके खाते का बैलेंस $1 अरब 96 है। मैसेज देखकर कार्तिक की आंखें फटी रह गईं। हे भगवान, मेरे अकाउंट में इतने पैसे किसने डाले? यार, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में बात करता हूं। कार्तिक ने जल्दी में सिद्धार्थ से कहा और कैफेटेरिया से बाहर भागा। अभी वह सोच ही रहा था कि इतने पैसे कहां से आए, तभी उसका फोन बजने लगा। हेलो, उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। क्या मैं कार्तिक से बात कर सकता हूं? एक मध्यम उम्र के आदमी की आवाज थी। उसकी आवाज गहरी, मधुर और धीमी थी। मैं ही कार्तिक हूं। आप कौन? कार्तिक थोड़ी देर के लिए चौंक गया। आपको एक जायदाद विरासत में मिली है। मैं सोच रहा था कि हम कब मिल सकते हैं, आदमी ने विनम्रता से कहा। जायदाद? क्या आप वही हैं जिन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे डाले? हाँ, लेकिन ये तो सिर्फ $1 अरब है। ये तो संपत्ति का छोटा हिस्सा है। बाकी जो प्रॉपर्टीज और विदेशी फंड्स हैं, वो लीगल प्रोसेस के बाद ही ट्रांसफर किए जा सकेंगे। हे भगवान, $1 अरब इसका छोटा हिस्सा है। कार्तिक के दिमाग में तूफान चलने लगा। लेकिन मैं तो अनाथ हूं, ये सब मेरे पास कैसे आ सकता है? जब आप मुझसे मिलेंगे, मैं सब कुछ समझा दूंगा। आप एम्पायर वर्ल्ड बिल्डिंग की 38वीं मंजिल पर आ जाइए, आवाज ने शांत लहजे में कहा। कार्तिक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं दोपहर में आता हूं। ठीक है मिस्टर कार्तिक। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए फोन काट देता है। कैंपस से बाहर निकलने के बाद कार्तिक अपने किराए के घर लौट आया। चूंकि वह रात में डिलीवरी का काम करता था, इसलिए अक्सर हॉस्टल का गेट बंद हो जाता था। मजबूरी में उसे बाहर एक घर किराए पर लेना पड़ा। उसका कमरा छोटा था, मुश्किल से 10 वर्ग मीटर का, लेकिन उसे यह काफी लगता था। उसने घड़ी देखी, अभी 12 बजे थे। उसने सोचा, चलो थोड़ी झपकी ले लूं, फिर दोपहर में एम्पायर वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए निकल जाऊंगा। तभी अचानक उसे पेट में दर्द महसूस हुआ। वह जल्दी से टॉयलेट पेपर उठाता है और टॉयलेट की ओर भागता है। जब वह बाथरूम में बैठा अपना काम कर रहा था, उसने टाइम पास करने के लिए मोबाइल पर कैंडी क्रश खेलना शुरू किया। अचानक किसी ने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर एक लड़की थी। उसने लेस वाली स्लीपिंग गाउन पहन रखी थी। वह अपनी आंखें मल रही थी और आधी नींद में लग रही थी। वह शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवारने लगी। कार्तिक, जो टॉयलेट बाउल पर बैठा था, चुपचाप यह सब देख रहा था। लड़की को उसका वहां होना पता ही नहीं चला। फिर लड़की ने अपनी कमर पर हाथ रखा और धीरे धीरे अपने गाउन को ऊपर उठाने लगी। जैसे जैसे उसने गाउन ऊपर किया, उसकी कमर और अंडरगारमेंट्स दिखने लगे। कार्तिक का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी आंखें बाहर निकलने को तैयार थीं, लेकिन डर के मारे वह कुछ बोल नहीं पाया। जब लड़की ने अपने कपड़े आधे उतार लिए, उसने शीशे में देखा और पीछे कार्तिक को देखकर एकदम से चौंक गई। आह कार्तिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़की ने बगल में रखे कॉस्मेटिक्स उठाए और उसकी ओर फेंकने लगी। माया, पागल हो गई हो क्या? कार्तिक चिल्लाया। माया, जो अब गुस्से में तिलमिलाई हुई थी, फटाफट बाहर भागी। कार्तिक ने जल्दी से अपनी पैंट ठीक की और बाथरूम से बाहर आया, लेकिन बाहर आते ही वह सोफे से टकरा गया और दर्द से कराह उठा। तुम पागल हो क्या माया? दरवाजा खटखटाने का इतना भी ख्याल नहीं है? माया, जो अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी, अब और भी गुस्से में थी। तुमने बाथरूम का दरवाजा लॉक क्यों नहीं किया बेवकूफ? कार्तिक ने लंबी सांस ली। ओह माया, ये अपार्टमेंट शेयर करने का दर्द है। माया, जो अब भी गुस्से में थी, दरवाजा बंद कर अंदर चली गई। कार्तिक ने सोचा,
आज का दिन कितना अजीब है। सुबह ब्रेकअप, फिर $1 बिलियन और अब ये ड्रामा। मैं तुम्हें फिर से ऐसा कहने की हिम्मत देती हूं। माया की गुस्से भरी आवाज दरवाजे से पहले ही आ गई। उसकी आंखों में चिंगारी थी और चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने कार्तिक को ऐसे घूरा जैसे अभी उसे खत्म कर देगी। तुम बाथरूम में घुसकर मुझ पर कॉस्मेटिक्स क्यों फेंकी? कार्तिक ने अपने चेहरे से पाउडर साफ करते हुए कहा। उसकी आवाज में नाराजगी थी। क्या सिर्फ इसलिए कि तुम लड़की हो? तुम्हें किसी को भी परेशान करने का हक है? माया ने उसकी बात सुनते ही और गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम एक बदबूदार और घटिया इंसान हो। तुम तो बाथरूम में मुझे देखने के लिए छिपे बैठे थे और अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? कार्तिक ये सुनकर झल्ला गया। मैंने तुम्हें झांका? अरे अपनी आंखें खोलो। बाथरूम इतना छोटा है, मैं कहां छिप सकता था? माया ने उसकी बात सुनकर पल भर सोचा। बाथरूम तो वाकई छोटा था और उसमें छिपने की कोई जगह नहीं थी। तो फिर तुम बाथरूम में क्यों थे? माया ने गुस्से से पूछा। क्योंकि मैं बाथरूम में था। तुम ही बिना सोचे समझे अंदर आ गई। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा है, जो हर दिन घर में बैठा रहता है और कुछ नहीं करता? माया ने तंज कसते हुए कहा। मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा, मुझे काम है, कार्तिक ने व्यंग्य से कहा और वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। कार्तिक अंदर ही अंदर चिढ़ गया था। बाथरूम में वह अपनी जरूरत पूरी कर रहा था और माया अचानक अंदर आ धमकी थी। वह एक अनाथ था जो पढ़ाई के लिए इंडिया आया था। वह अपने खर्चे चलाने के लिए खाली समय में खाना डिलीवर करता था। जहां वह रहता था वह छोटा किराए का घर था। माया पहले से वहां रह रही थी। दोनों पिछले साल से एक ही छत के नीचे थे, लेकिन उनकी बातचीत नाम मात्र ही होती थी। कार्तिक दिन भर पढ़ाई और काम में लगा रहता, जबकि माया अक्सर घर में ही रहती थी। वह क्या करती थी इसका किसी को पता नहीं था। आज जैसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। कार्तिक ने माया के शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं किया था। उसे लगा था कि माया देर तक सोती है और जल्दी नहीं उठेगी। तुमने दरवाजा क्यों बंद नहीं किया? माया ने झुंझला कर कहा। क्या ये किराए का घर तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है? तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? लाइट ऑन थी, क्या तुम्हें नहीं दिखा? कार्तिक ने पलट कर कहा। माया को कार्तिक की ये बातें और चिढ़ा रही थीं। उसने तेज लहजे में कहा, तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं यहां नहीं रहने वाली। मुझे माफी मांगनी चाहिए, कार्तिक ने गुस्से से कहा। तुम बाथरूम में घुसी और गलती मेरी? माया ने गुस्से में उसकी ओर देखा। क्या तुम आदमी हो भी? अगर हिम्मत है तो माफी मांगो, वरना याद रखना मैं ये बात यहीं नहीं छोड़ने वाली। ओह हाँ, क्या सच में तुम खुद को किसी तरह की सेलिब्रिटी समझती हो? मैं तुम्हारी तरह की स्केल चेस्ट पर नजर भी नहीं डालूंगा, अगर तुम मुझसे भीख क्यों ना मांगो, कार्तिक ने व्यंग्य से माया की तरफ देखते हुए कहा। तुम? माया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सच कहूं तो माया के स्तन बड़े नहीं थे, लेकिन उसे इस तरह से नीचा दिखाया जाना बर्दाश्त नहीं था। मैं बहस नहीं करने वाला, मुझे काम है, कार्तिक ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। दोपहर हो चुकी थी और उसके पास माया के लिए वक्त नहीं था। उसने टेबल पर रखी चाबी उठाई और जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गया। यहां वापस आओ कार्तिक, तुम पागल इंसान हो, माया ने चिल्लाते हुए कहा। माया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक पलक झपकते ही दरवाजे के बाहर गायब हो गया। गेट तक पहुंचने से पहले ही वह बिल्डिंग के बाहर निकल गया। हे भगवान, यह लड़की बिल्कुल भी शांत नहीं रहती, कार्तिक ने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा। अपार्टमेंट से निकलने के बाद वह अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठा और एम्पायर वर्ल्ड बिल्डिंग की ओर रवाना हो गया। कार्तिक ठीक दोपहर 2 बजे एम्पायर वर्ल्ड बिल्डिंग के सामने पहुंचा। यह बिल्डिंग 68 मंजिलों की थी, इंडिया के सबसे हाई प्रोफाइल ऑफिस बिल्डिंग में से एक। हर मंजिल पर बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस थे। बाहर पार्किंग में शानदार गाड़ियां खड़ी थीं। बिल्डिंग के अंदर का माहौल भी उतना ही हाई क्लास था। स्टाफ सूट में थे और उनका व्यक्तित्व बेहद प्रोफेशनल लग रहा था। दूसरी ओर कार्तिक ने सिंपल कपड़े पहने हुए थे और उसके लुक से वह आम आदमी जैसा लग रहा था। माफ कीजिए सर, फूड डिलीवरी करने वालों के लिए एंट्रेंस बगल वाले गेट से है, एक खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट ने उसे शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा। मैं खाना डिलीवर करने नहीं आया हूं, कार्तिक ने गंभीरता से जवाब दिया। ओह, तो फिर आप यहां किस लिए आए हैं? रिसेप्शनिस्ट की शक भरी नजरें अभी भी उसे घूर रही थीं। मैं किसी को ढूंढ रहा हूं, कार्तिक ने शांत लहजे में कहा। किसे ढूंढ रहे हो? यहां केवल कर्मचारी और मेहमान आते हैं, तुम तो किसी फूड डिलीवरी वाले जैसे लग रहे हो, रिसेप्शनिस्ट ने
नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। कार्तिक को उस व्यक्ति का नाम नहीं पता था जिसने उसे फोन किया था। वह बस यह देखना चाहता था कि विरासत वाली बात सच है या नहीं। इसलिए उसने रिसेप्शनिस्ट की बात को नजरअंदाज किया और सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। अरे रुको, मैंने तुमसे कहा था कि यहां एंट्री मत करो, रिसेप्शनिस्ट ने उसके पीछे दौड़ते हुए कहा। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। रिसेप्शनिस्ट को अपने पीछे आता देख कार्तिक जल्दी से लिफ्ट के अंदर चला गया। आउच! अचानक किसी की तेज आवाज आई। लिफ्ट में पहले से एक व्यक्ति मौजूद था और कार्तिक बिना देखे अंदर आ गया। क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें दिखा नहीं कि मैं पहले से यहां हूं? उस व्यक्ति ने गुस्से से कहा। कार्तिक ने नजर घुमाई और सामने खड़ी लड़की की ओर देखा। वह एकदम स्लिम और ग्रेसफुल थी। उसके नजारे देखकर कार्तिक पल भर के लिए जम सा गया। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसकी उम्र करीब 20 साल थी और उसने ब्लैक कलर का प्रोफेशनल सूट पहना हुआ था। उसका शरीर बहुत ही आकर्षक लग रहा था। उसकी लंबी सुडौल टांगें काले मोजों में और भी निखर रही थीं। कुल मिलाकर वह बेहद खूबसूरत और आंखों को भाने वाली लग रही थी। हालांकि उसके खूबसूरत चेहरे पर गुस्से के भाव थे, फिर भी उसकी सेक्सी और आकर्षक पर्सनैलिटी सबका ध्यान खींच रही थी। जैसे ही कार्तिक उस लड़की से टकराया, उसके हाथ में कॉफी का कप था जो उसके झटके से छलक गया और उसकी ड्रेस पर गिर गया। तुम कौन हो? यहां कैसे घुस आए? सिक्योरिटी गार्ड्स, इस आदमी को यहां से बाहर निकालो, लड़की ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। मुझे माफ कर दो, मैं जल्दी में था और मैंने आपको देखा नहीं, कार्तिक ने सफाई देते हुए कहा। उसने तुरंत अपनी जेब से एक टिश्यू निकाला और लड़की की ड्रेस से कॉफी पोंछने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपना हाथ लड़की की ड्रेस के पास किया, वह चीख पड़ी। आ, दूर हटो, क्या कर रहे हो? मुझे खेद है, ये मेरी गलती नहीं थी, कार्तिक ने घबराते हुए कहा। सिक्योरिटी गार्ड्स को अपनी तरफ दौड़ता देख उसने लड़की को हल्के से धक्का दिया और तेजी से लिफ्ट की ओर भागा। उसने 38वीं मंजिल का बटन दबा दिया। जब सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कार्तिक पहले ही लिफ्ट में जा चुका था। क्या आप ठीक हैं मिस तानिया? क्या हुआ अभी? सिक्योरिटी टीम का प्रमुख लड़की के पास आया। एक बदमाश लड़का अचानक आया और मुझसे टकरा गया। उसे तुरंत पकड़ो और पुलिस को सौंपो, लड़की ने गुस्से से कहा। लेकिन सिक्योरिटी प्रमुख ने कुछ कहने की कोशिश की। लेकिन क्या? लड़की ने नाराजगी से पूछा। वह 38वीं मंजिल पर चला गया है। मिस्टर नवल ने सख्त आदेश दिए हैं कि उनकी मंजिल पर बिना इजाजत कोई नहीं जा सकता, सिक्योरिटी प्रमुख ने जवाब दिया। लड़की ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा। ठीक है, सारे एग्जिट ब्लॉक कर दो, वह खुद ही नीचे आएगा। लिफ्ट में चढ़ने के बाद कार्तिक ने अपनी सांसें ठीक की और मन ही मन सोचा, उस लड़की का गुस्सा तो बहुत तेज है, लेकिन उसकी सुंदरता भी उतनी ही शानदार है। हालांकि उसे यह भी एहसास था कि वह बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। कुछ ही मिनटों में लिफ्ट 38वीं मंजिल पर रुक गई। कार्तिक ने देखा कि पूरी मंजिल पर केवल एक ही ऑफिस था। अंदर का इंटीरियर बेहद शानदार था। खिड़की से पूरे शहर का नजारा दिखाई दे रहा था। डेस्क के पीछे एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा था जिसने सूट और टाई पहनी हुई थी। जैसे ही उसने कार्तिक को देखा, वह जल्दी से खड़ा हो गया और उसकी तरफ बढ़ते हुए सम्मान से बोला, मैं आपका इंतजार कर रहा था मिस्टर कार्तिक। तो तुमने ही मुझे बुलाया था? कार्तिक ने हैरानी से पूछा। हाँ, मेरा नाम ओमकार है। मैं एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन का जनरल मैनेजर हूं, उस व्यक्ति ने शांति से कहा। कार्तिक ने सिर हिलाते हुए इधर उधर देखा और पूछा, तुमने मुझे फोन करके बताया था कि मुझे एक प्रॉपर्टी मिली है, क्या हो रहा है? मिस्टर कार्तिक, आपको अपने दादाजी के बारे में कुछ याद है? ओमकार ने शांत स्वर में पूछा। मेरे दादाजी? कार्तिक चौंक गया। अचानक उसे याद आया कि उसने अपने दादाजी को बचपन में देखा था। उनके परिवार ने बताया था कि उनके दादाजी की मृत्यु तब हो गई थी जब वह 100 साल के थे, प्राइमरी स्कूल में थे। आपके दादाजी एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे। कंपनी की स्थापना के बाद श्री इंद्रजीत विदेश चले गए और अकेले रहने लगे। उनके कोई बच्चे या अन्य करीबी रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए उनकी पूरी संपत्ति आपको मिलेगी, ओमकार ने धीमे और गंभीर स्वर में कहा। मैं ये सब अकेले विरासत में पाऊंगा? कार्तिक हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फिल्मों या टीवी सीरियल्स में दिखने वाली बातें उसके साथ सच हो सकती हैं। हाँ, ओमकार ने कहा, मैं आपको श्री इंद्रजीत की संपत्ति का पूरा विवरण दूंगा। उनकी संपत्ति की कुल कीमत $1 अरब से भी अधिक है,
लेकिन यह सिर्फ एक हिस्सा है। वास्तव में उनके पास विदेशों में और भी बहुत कुछ है। यूरोप में टेरेंस ग्रुप, रेड ईस्ट ग्रुप और अफ्रीका में कई बड़े तेल उद्योगों में उनका निवेश है। इसके अलावा एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन और अन्य संपत्तियां भी इसमें शामिल हैं। ओमकार ने एक दराज से दस्तावेज निकाला और कार्तिक को उनके दादाजी की संपत्ति के बारे में समझाने लगा। शुरुआत में कार्तिक ध्यान से सुन रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसे सब कुछ अवास्तविक लगने लगा। उसने बात बीच में ही रोक दी। 1 मिनट रुको मिस्टर ओमकार, क्या आपको यकीन है कि ये सब मेरे ही हैं? बिल्कुल। ओमकार ने गंभीरता से सिर हिलाया। इन सब की कुल कीमत कितनी होगी? कार्तिक ने उत्सुकता से पूछा। खैर, ओमकार ने एक पल के लिए रुककर कहा, रूढ़िवादी अनुमान के मुताबिक यह करीब 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। 10 ट्रिलियन, और वह भी अमेरिकी डॉलर में? कार्तिक की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। जी हां। ओमकार ने दोबारा सिर हिलाया। यह असंभव है, कार्तिक ने इनकार करते हुए कहा। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे दादाजी सिर्फ एक आम आदमी थे। मैंने कभी नहीं सुना कि वह इतने अमीर थे। अगर उनके पास इतनी संपत्ति थी तो वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में होते। आप शायद फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट की बात कर रहे हैं, है ना? ओमकार ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, वही लिस्ट। अगर वह इतने अमीर थे तो वह उसमें जरूर होते। देखिए, ओमकार ने शांत भाव से कहा, जो लोग उस लिस्ट में हैं वे वास्तव में इतने अमीर नहीं हैं। क्या मतलब? कार्तिक ने हैरानी से पूछा। लिस्ट में शामिल लोग अपनी पब्लिक इमेज और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उसमें शामिल होते हैं, लेकिन श्री इंद्रजीत बहुत पहले ही इस स्तर को पार कर चुके थे। वह विदेश में अकेले रहना पसंद करते थे और कभी अपनी पहचान पब्लिक नहीं करना चाहते थे। कार्तिक ने ध्यान से ओमकार की बात सुनी और महसूस किया कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। भले ही यह सब सुनने में असंभव लग रहा था, लेकिन ओमकार के पास एक गरीब आदमी को धोखा देने का कोई कारण नहीं था। ठीक है, तो क्या कोई शर्त है जो मुझे ये संपत्ति विरासत में लेने के लिए पूरी करनी होगी? कार्तिक ने शांत होकर पूछा। ओमकार ने एक दराज खोला, उसमें से एक दस्तावेज निकाला और कार्तिक को पकड़ाते हुए कहा, यह वह वसीयत है जो श्री इंद्रजीत ने अस्पताल में भर्ती रहते हुए बनाई थी। आपको बस इस पर साइन करना है और विरासत आपकी हो जाएगी। लेकिन एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है? कार्तिक ने हैरानी से पूछा जब उसने वसीयत हाथ में ली। श्री इंद्रजीत के निर्देशों के अनुसार उनकी संपत्ति प्राप्त करने से पहले आपको साक्षी सिंह से शादी करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यह पूरी संपत्ति चैरिटी को दान कर दी जाएगी। ओमकार ने धीरे से कहा। साक्षी सिंह से शादी? यह साक्षी सिंह कौन है? कार्तिक ने चौंकते हुए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी बड़ी विरासत मिलने से पहले ऐसी शर्त पूरी करनी होगी। तो मतलब इस विरासत में एक पत्नी भी शामिल थी? वसीयत के अनुसार मैं साक्षी के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता, ओमकार ने शांति से जवाब दिया। क्या साक्षी मोटी और बदसूरत है? कार्तिक ने भौहें चढ़ाकर पूछा। इसकी चिंता मत कीजिए, भले ही वह सुंदर ना हो, लेकिन आपके पास इतना पैसा होगा कि आप उसे सुंदर बना सकते हैं, ओमकार ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। तुम सही कह रहे हो, कार्तिक ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं इस शर्त को मान लेता हूं। अगर आपके पास और कोई सवाल नहीं है तो वसीयत पर साइन कर दीजिए, यह तुरंत प्रभावी हो जाएगी, ओमकार ने वसीयत को कार्तिक के सामने रखते हुए कहा। कार्तिक के पास इतनी बड़ी संपत्ति को ठुकराने का कोई कारण नहीं था। अगर उसे इस विरासत के लिए किसी जानवर से भी शादी करनी पड़ती तो भी वह कर लेता। आखिरकार उसने गरीबी में बहुत कुछ सहा था। जैसे ही कार्तिक ने दस्तावेज पर साइन किए, ओमकार ने वसीयत को अलग रखा। उसने एक काले रंग का कार्ड निकाला और सम्मानपूर्वक कार्तिक को थमाया। ये क्या है? कार्तिक ने हैरानी से पूछा। यह अमेरिकन एक्सप्रेस सेंचुरियन कार्ड है। यह सबसे प्रीमियम डेबिट कार्ड है जिसे 1999 में लॉन्च किया गया था। इस कार्ड के जरिए आप दुनिया के सबसे खास मेंबर्स ओनली बेनिफिट्स का आनंद ले सकते हैं और अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं बिना किसी लिमिट के। कार्तिक ने कार्ड को घूरते हुए देखा और फिर मुस्कुराया। क्या तुम सच कह रहे हो कि मैं इसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकता हूं और इसमें कोई खर्च सीमा नहीं है? बिल्कुल, इस कार्ड का खर्च आपकी कंपनी उठाएगी और आपकी कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू 10 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। तो अगर खर्च इसी सीमा में हो तो यह कोई समस्या नहीं है, ओमकार ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा। मुझे नहीं पता था कि ऐसा पावरफुल डेबिट कार्ड होता है, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा।
अब वह जल्दी से बाहर जाने के लिए उत्सुक हो गया ताकि वह कार्ड आजमा सके। वैसे मिस्टर कार्तिक, यह मेरा बिजनेस कार्ड है। फिलहाल मैं आपकी कंपनी संभाल रहा हूं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझसे संपर्क करने में बिल्कुल भी संकोच न करें। ओमकार ने एक बिजनेस कार्ड पेश करते हुए कहा। जरूर करूंगा। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कार्ड ले लिया। कार्तिक ने बिजनेस कार्ड लिया। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आता हूं, ओमकार ने विनम्रता से कहा। कोई बात नहीं, मैं खुद ही जा सकता हूं। कार्तिक ने सहजता से हाथ उठाया और ओमकार के ऑफिस से बाहर चला गया। 5 मिनट बाद कार्तिक लिफ्ट से बाहर निकला। 1 दर्जन से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे घेर लिया। वह अचंभित था और समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मिस्टर छोटे बिगड़ैल लड़के। ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनने वाली लड़की, जिसे कार्तिक ने गलती से छुआ था, भीड़ से बाहर आई। उसकी बाहें कमर पर बंधी थीं और उसकी आंखों में गुस्से के साथ तिरस्कार था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस तानिया को छेड़ने की, तुम जैसे बेवकूफ डिलीवरी मैन की? तुम्हें खुद को आईने में देखना चाहिए था, खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट ने भीड़ में से चिल्लाकर कहा। देखो, मैं मानता हूं कि गलती मेरी थी और मैंने पहले ही माफी मांग ली है। अब और क्या चाहिए? कार्तिक ने ब्लैक स्टॉकिंग्स वाली लड़की को मुंह सिकोड़ते हुए कहा। क्या चाहिए? लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम्हें पता है कि जब तुमने मुझे छुआ तो मुझे कितनी घृणा महसूस हुई? जब भी मुझे वो घटना याद आती है तो मेरा मन करता है खुद को खत्म कर लूं। कोई भी तुम्हें खुद को खत्म करने से नहीं रोक रहा है। अब मेरे रास्ते से हटो, मुझे जाना है, कार्तिक ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। तुम जाना चाहते हो? लड़की ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा। जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे तुम यहां से हिल नहीं सकते। कैसे माफी मांगनी है? कार्तिक ने तीखी नजरों से उसे देखा। मेरे सामने घुटने टेको और प्रणाम करो, तभी माफ करूंगी, वरना पुलिस बुलाऊंगी, उसने धमकाते हुए कहा। सही कहा, मिस तानिया को प्रणाम करो, एक सिक्योरिटी गार्ड ने भी चिल्लाया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने कार्तिक को घेर रखा था। वह असहाय महसूस कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की इतनी अपमानजनक शर्त रखेगी। उसने गलती से उसे छू लिया था और अब उससे घुटने के बल बैठकर माफी मांगने की मांग हो रही थी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो बच्चे? घुटनों के बल बैठ जाओ, सिक्योरिटी चीफ ने आज्ञा दी। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। गरीब होने का मतलब यह नहीं था कि उसकी कोई इज्जत नहीं थी। तुम सब यहां क्या कर रहे हो वर्तिका? तभी कार्तिक के पीछे से गुस्से भरी आवाज आई। ये सुनकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। ओमकार ने कार्तिक को खुद बाहर तक छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वह अब एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन का चेयरमैन था। साथ ही बतौर अधीनस्थ ओमकार कार्तिक को खुश करने की कोशिश में था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कार्तिक इतनी जल्दी ऑफिस से बाहर निकल जाएगा। उसने उसे खुश करने का मौका ही नहीं दिया और लिफ्ट में अकेले ही चला गया। ओमकार को दूसरी लिफ्ट का इंतजार करना पड़ा। जब वह नीचे पहुंचा और लिफ्ट से बाहर निकला तो उसने देखा कि कार्तिक को भीड़ ने घेर रखा है। ये सब देखकर वह हैरान रह गया। मिस्टर ओमकार! वर्तिका ने ओमकार को देखा और डरते हुए बोली। तुम यहां क्या कर रही हो वर्तिका? ओमकार ने गंभीर चेहरे के साथ उससे पूछा। मिस्टर ओमकार, इस गरीब डिलीवरी बॉय ने मिस तानिया के साथ छेड़छाड़ की। मिस तानिया और बाकी लोग अब उसे सबक सिखा रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट ने जल्दीबाजी में बोल दिया, बिना ये समझे कि असल में हुआ क्या था। पैसे के बिना डिलीवरी करने वाला लड़का? ओमकार ने एक पल के लिए हैरानी से कहा। फिर उसने गुस्से से रिसेप्शनिस्ट की तरफ उंगली उठाई। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, यहां से चले जाओ। रिसेप्शनिस्ट हैरान थी। उसने बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और ओमकार को अविश्वास से देखा। मिस्टर ओमकार, क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? यहां से चले जाओ, ओमकार ने सख्ती से कहा। फिर ओमकार ने कार्तिक की ओर देखा, लेकिन अब उसका चेहरा सम्मानजनक था। क्या आप ठीक हैं श्रीमान चेयरमैन? ये मेरी गलती है। मुझे आपके साथ नीचे आना चाहिए था और आपको बाहर तक छोड़ना चाहिए था। मैं ठीक हूं, कार्तिक ने हाथ हिलाते हुए कहा। ओमकार की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। क्या एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर ने इस लड़के को चेयरमैन कहकर संबोधित किया? अध्यक्ष! अध्यक्ष! वर्तिका के होश उड़ गए। उसकी आवाज कांपने लगी। उसने ओमकार की ओर देखा और डरते हुए पूछा, क्या हो रहा है मिस्टर ओमकार? क्या हो रहा है? ओमकार ने गंभीरता से कहा।
मिस्टर कार्तिक एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन हैं, उनसे तुरंत माफी मांगो। वर्तिका के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसने तुरंत अपने होश संभाले और कार्तिक से कहा, मिस्टर कार्तिक, मैं गलत थी, ये मेरी गलती थी, मैं ही थी जिसने आपको नाराज किया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए वर्तिका ने कार्तिक को झुककर प्रणाम किया, लेकिन झुकते समय उसने जानबूझकर अपने शरीर को इस तरह आगे किया कि उसकी गोरी त्वचा का हिस्सा साफ दिखाई देने लगा। कार्तिक ने यह देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके दिमाग में बस यही ख्याल आया, ये वर्तिका तो उन कॉलेज की लड़कियों से भी ज्यादा सेक्सी है। आप इसे किस तरह सजा देना चाहते हैं मिस्टर कार्तिक? ओमकार ने कार्तिक की ओर पूरी विनम्रता से देखा। वर्तिका ने यह सुना और घबरा गई। वह तेजी से कार्तिक के पास गई और धीमी आवाज में बोली, प्लीज मिस्टर कार्तिक, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं आपकी हर बात मानूंगी। एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन जैसी कंपनी में काम करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। ये कंपनी इंडिया की टॉप 100 कंपनियों में सबसे ऊपर थी। वर्तिका ने अपनी पोजीशन तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी। उसकी सालाना सैलरी लाखों में थी और वह इस नौकरी को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती थी। तुम कुछ भी करोगी? कार्तिक ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। वर्तिका ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जब तक आप मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं। बोलते समय उसने अपने होंठ चाटे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। 20 साल की उम्र में ही डिपार्टमेंट मैनेजर बनने वाली वर्तिका को पता था कि उसकी ताकत कहाँ है। इसके अलावा एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्तिक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इसलिए वर्तिका ने सोचा कि अगर वह अपने और कार्तिक के बीच कुछ कर पाती है तो कंपनी में उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। ठीक है, चूंकि तुम कुछ भी कर सकते हो तो कल तुम कंपनी में चौकीदार के तौर पर काम करोगे। यह कहकर कार्तिक बिना पीछे देखे कंपनी की इमारत से बाहर चला गया। वर्तिका वहीं खड़ी रही, अपमानित महसूस कर रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक उसकी खूबसूरती से मोहित नहीं होगा, बल्कि इसके बजाय उसने उसे चौकीदार बनने के लिए कहा। क्या तुमने सुना नहीं कि मिस्टर कार्तिक ने क्या कहा? ओमकार ने उदासीन चेहरे से पूछा। हाँ, मिस्टर ओमकार। वर्तिका ने जल्दी से सिर हिलाया। नौकरी से निकाले जाने से बेहतर है कि चौकीदार की नौकरी की जाए। एम्पायर वर्ल्ड बिल्डिंग छोड़ने के बाद कार्तिक सेंचुरियन कार्ड का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था। ऐसा करने के लिए वह अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर पास के बैंक की ओर चल पड़ा। 5 मिनट बाद वह बैंक के बैंकिंग हॉल में दाखिल हुआ। चूंकि यह सप्ताह का दिन था, इसलिए बैंक में भीड़ नहीं थी। वह सीधे टेलर काउंटर पर गया। टेलर लड़की, जो भारी मेकअप और पेशेवर सूट पहने थी, ने कार्तिक को अंदर आते देखा और आलसी ढंग से पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? वह ठंडी लग रही थी। इतने लंबे समय से नौकरी में होने के कारण वह एक नजर में ही उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि बता सकती थी। कार्तिक ने फूड डिलीवरी यूनिफॉर्म पहना हुआ था और वह पूरी तरह से एक कंगाल की तरह दिख रहा था। टेलर वाली लड़की ने बिना किसी उत्साह के काम किया। उसे लगा कि वह कोई और मामूली ग्राहक है। फिर भी कार्तिक को उसकी खराब सेवा के रवैये से कोई परेशानी नहीं हुई। मैं निकासी करना चाहता हूं, उसने साफ शब्दों में कहा। निकासी? क्या तुम्हें वहां एटीएम नहीं दिख रहे? टेलर वाली लड़की बहुत खुश नहीं दिखी। अगर तुम्हें नहीं पता कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है तो थोड़ा गूगल पर खोज लो। मैं व्यस्त हूं। व्यस्त? वह इतनी स्वतंत्र थी कि अगर वह चाहती तो वहां झपकी ले सकती थी। उसके रवैये से कार्तिक नाराज हो गया, इसलिए उसने आवाज लगाई, मैं तुम्हारे मैनेजर से मिलना चाहता हूं। कार्तिक ने अपनी आवाज ऊंची की। क्या तुम्हारा बैंक इसी तरह काम करता है? क्या तुम नहीं जानते कि ग्राहक ही राजा है? मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है। बैंकिंग हॉल में शोर सुनकर शाखा प्रबंधक जल्दी से बाहर आया। क्या हो रहा है? शाखा प्रबंधक को देखकर और यह सोचकर कि उसके पास सहायता है, टेलर लड़की ने कार्तिक की ओर इशारा किया। मिस्टर मयंक, यह आदमी यहां परेशानी खड़ी करने आया है। मिस्टर मयंक घबरा गए। चेहरे पर गुस्सा लिए कार्तिक की तरफ देखने लगे। तुम यहां क्या कर रहे हो? कार्तिक ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मैं निकासी करना चाहता हूं। मिस्टर मयंक ने भौहें सिकोड़ी। नकदी निकालने के लिए एटीएम है, काउंटर पर क्यों आना है? मैनेजर और टेलर वाली लड़की भी एक जैसी ही थीं। वे असंतुष्ट लग रहे थे। फिर अचानक कार्तिक को एहसास हुआ कि मिस्टर मयंक और टेलर लड़की के बीच संबंध थे।
वह उनसे बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उनसे कहा, क्या होगा अगर मैं $5 मिलियन निकालना चाहूं? कार्तिक की बात सुनकर टेलर लड़की और मैनेजर दोनों के चेहरों पर एक पल के लिए हल्की हैरानी छा गई। $5 मिलियन? टेलर लड़की ने कार्तिक को देखा और ताना मारा, तुम जैसे फूड डिलीवरी करने वाले के पास इतना पैसा होगा? मजाक मत करो। तुम कहना चाहते हो $500, पर गलती से मुंह से $5 मिलियन निकल गया है ना? श्री मयंक भी थोड़ा शक में थे। एक नॉर्मल से दिखने वाला लड़का इतने पैसे निकालने की बात कर रहा था, लेकिन मयंक, जो ब्रांच मैनेजर थे, एक एक्सपीरियंस्ड और चालाक इंसान थे। उन्होंने आईब्राव उठाते हुए पूछा, तुम सच में $5 करोड़ निकालना चाहते हो? कार्तिक ने कैजुअल अंदाज में जवाब दिया, अगर पैसे निकालने नहीं आया तो यहां घूमने थोड़ी आया हूं। आपसे गेम खेलने की उम्मीद तो नहीं है ना? मिस्टर मयंक ने काल्मली कहा, इतनी बड़ी रकम के लिए मुझे अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करना होगा। आप लाउंज में जाकर थोड़ा वेट कर सकते हैं। कार्तिक ने सिर हिलाया, कोई दिक्कत नहीं। टेलर लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, मिस्टर मयंक, सच बताइए, आपको लगता है कि इस लड़के के पास सच में इतना पैसा है? मिस्टर मयंक ने गुस्से में कहा, चुप रहो और ये सब बंद करो। उनका एक्सपीरियंस कह रहा था कि कार्तिक मजाक नहीं कर रहा। $5 मिलियन निकालने के लिए कोई नॉर्मल आदमी बैंक नहीं आता। उनके मन में ख्याल था कि ये लड़का शायद सुपर रिच है। टेलर लड़की चुप तो हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर डिसबिलीफ साफ दिख रहा था। वह सोच रही थी, एक फूड डिलीवरी करने वाला लड़का इतने पैसे निकालने की बात कर रहा है? इम्पॉसिबल। आधे घंटे बाद जब कार्तिक वीआईपी लाउंज से कैश का बैग लेकर बाहर निकला और मिस्टर मयंक उसके पीछे पीछे चल रहे थे, तो टेलर लड़की शॉक में थी। उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गईं मानो बाहर निकल आएंगी। ये लड़का सच में $5 मिलियन निकाल कर ले गया? उसने झिझकते हुए पूछा, मिस्टर मयंक, क्या उसके पास सच में $5 मिलियन हैं? मिस्टर मयंक ने थोड़ा अनॉयड होकर कहा, क्या तुम चाहती हो कि वह तुम्हें दिखाए? टेलर लड़की की क्यूरियोसिटी थी कि वह बैग खोलकर कंफर्म करे, लेकिन तभी उसने देखा कि मयंक ने रिस्पेक्टफुल टोन में कार्तिक से कहा, अगर हमारे स्टाफ ने कुछ कहा हो जिससे आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूं, मिस्टर कार्तिक। फिर उन्होंने अपना बिजनेस कार्ड निकाला और कहा, ये मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर फ्यूचर में आपको कोई मदद चाहिए तो सीधे मुझसे कांटेक्ट करना। कोई भी समझदार इंसान समझ सकता था कि जो $5 मिलियन कैश में निकाल सकता है वह वीआईपी कस्टमर है, और मयंक जैसे एक्सपीरियंस्ड आदमी को पता था कि ऐसे कस्टमर्स को हैंडल करना कैसे है। वह नहीं चाहता था कि कार्तिक किसी और बैंक में चला जाए। कार्तिक ने धीरे से सिर हिलाया, बिजनेस कार्ड लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने थोड़े निराश लहजे में कहा, मिस्टर मयंक, आपके स्टाफ की सर्विस क्वालिटी बहुत खराब है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके ग्राहक जल्दी ही दूसरे बैंकों में चले जाएंगे। उम्मीद है आप अपने स्टाफ को थोड़ा डिसिप्लिन में रख पाएंगे। इसके बाद उसने कैश की बोरी अपने डिलीवरी बैग में डाली और वहां से निकल गया। अपनी इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हुए कार्तिक घर की ओर जा रहा था। तभी उसका फोन बजा। कार्तिक, तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है ना कि हमारी दोपहर की क्लासेस हैं? उसके रूममेट सिद्धार्थ ने फोन पर चिल्लाते हुए पूछा। सिद्धार्थ उसका रूममेट था और कॉलेज के कुछ करीबी दोस्तों में से एक। ओह क्रैप, मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था, कार्तिक ने घबरा कर कहा। मैं अभी क्लास के लिए निकल रहा हूं, जल्दी करो, सिद्धार्थ ने सख्ती से कहा और फोन काट दिया। कार्तिक ने तुरंत अपनी बाइक तेज की और इंडिया यूनिवर्सिटी के कैंपस की ओर भागा। दोपहर की पहली क्लास फाइनेंस की थी, जिसे रे वॉक्स्टर पढ़ाते थे। रे को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता था जब कोई स्टूडेंट लेट आता। अगर कोई स्टूडेंट 2 बार से ज्यादा उनकी क्लास में लेट आता तो उसे अगला सेमेस्टर उसी सब्जेक्ट में रिपीट करना पड़ता। कार्तिक देर करने की गलती नहीं करना चाहता था। जैसे ही वह कैंपस पहुंचा, उसने अपना डिलीवरी बैग उठाया और तेजी से क्लास की ओर दौड़ा। 5 मिनट बाद वह आखिरकार क्लास के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन वह फिर भी लेट हो चुका था। जब वह दरवाजे पर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि पूरी क्लास उसे घूर रही थी। रेवॉकस्टर ने उसे अनदेखा करते हुए अपना लेक्चर जारी रखा। सॉरी, कार्तिक ने दरवाजे के पास खड़े होकर कहा। आखिरकार रे ने अपना पॉइंटर नीचे रखा और ठंडे स्वर में कहा, कार्तिक, क्या तुम टाइम देखना भूल गए थे? क्या तुम यहां पढ़ाई करने आए हो या फूड डिलीवरी करने? उनके सार्कास्टिक सवाल सुनकर पूरी क्लास जोर से हंस पड़ी। कार्तिक, जो अपनी पीली डिलीवरी यूनिफॉर्म और हाथ में फूड डिलीवरी बैग लिए खड़ा था, वाकई में डिलीवरी बॉय लग रहा था।
रे ने ताना मारते हुए कहा। आओ आओ, अपना बैग खोलो और सबको दिखाओ कि तुमने आज कौन कौन से मजेदार खाने डिलीवर किए हैं। यह सुनकर क्लास में फिर से ठहाके गूंजने लगे। सबसे जोर से हंसने वाले अंजलि और आयुष थे, जो क्लास की आखिरी रो में बैठे फ्लर्ट कर रहे थे। यह देखकर कार्तिक को और बुरा लगा। अंजलि, जो पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी, अब उसे इग्नोर करती थी और आयुष के साथ ओपनली फ्लर्ट कर रही थी। सारे क्लासमेट्स को पता था कि अंजलि ने कार्तिक को छोड़ दिया था। मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है, कार्तिक ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। हालांकि रे वॉक्स्टर इंडिया यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, लेकिन वह ऐसे टीचर नहीं थे जो स्टूडेंट्स की परवाह करते हों। उल्टा, वह गरीब स्टूडेंट्स को नीची नजर से देखते थे और अक्सर कार्तिक को परेशान करते थे। दूसरी तरफ वह अमीर फैमिलीज के स्टूडेंट्स को खुश करने की पूरी कोशिश करते थे, जैसे वह उनका पालतू कुत्ता हो। अपना डिलीवरी बैग लेकर अपनी सीट पर जाओ, और सुनो, अगली बार अगर तुम लेट आए तो मेरी क्लास में कदम मत रखना। ये गरीब लोग जितने गरीब होते हैं उतने ही बेकार भी, रे ने कोल्ड स्वर में कहा और कार्तिक की ओर इंटरेस्ट खत्म करते हुए मुंह फेर लिया। कार्तिक के पास उनके कहे अनुसार ओबे करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वह अपना डिलीवरी बैग लेकर चुपचाप क्लास के अंदर चला गया। कई स्टूडेंट्स उसकी तरफ देख रहे थे, कुछ आपस में फुसफुसा रहे थे और हल्की हंसी भी निकाल रहे थे। शायद वे उसकी डिलीवरी जॉब पर बात कर रहे थे। कार्तिक अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन उसका ध्यान लेक्चर पर नहीं था। उसने एक बार पीछे की रो की ओर देखा, जहां अंजलि और आयुष बैठे थे। उनका देखना उसे और ज्यादा हर्ट कर गया। कार्तिक, तुम ठीक हो? उसके रूममेट सूर्यांश ने धीरे से फुसफुसाते हुए पूछा। मैं ठीक हूं, कार्तिक ने उदास लहजे में कहा। तुम लेट क्यों आए? वैसे मैंने सुना है कि तुम और अंजलि। सूर्यांश, ये बात मत छेड़ो, सिद्धार्थ ने गुस्से में सूर्यांश के कंधे पर हल्का सा मुक्का मारते हुए कहा। सिद्धार्थ और सूर्यांश दोनों स्कूल टाइम से ही कार्तिक के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने हमेशा उसकी मदद की थी और कार्तिक यह कभी नहीं भूला। मैं ठीक हूं, सच में, कार्तिक ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। फिर उसने अपना डिलीवरी बैग पैरों के पास रख लिया। सिद्धार्थ और सूर्यांश समझ गए कि कार्तिक का मूड खराब है, इसलिए उन्होंने उसे और परेशान नहीं किया। क्लास का पीरियड जल्दी ही खत्म हो गया। रे के जाने के बाद एक प्यारी सी लड़की खड़ी हुई। क्लास, कल वैलेंटाइन डे है, चलो सब मिलकर डिनर करते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वह लड़की अदिति थी। वह क्लास की कोर्स रिप्रेजेंटेटिव थी। लगभग 20 साल की अदिति बहुत सुंदर थी। उसने नीली शॉर्ट ड्रेस और स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे, जिससे वह यंग और एनर्जेटिक दिख रही थी। अदिति दयालु और मासूम थी। उसने कभी कार्तिक को गरीब समझकर नीची नजर से नहीं देखा। उल्टा, उसने कई बार कार्तिक की मदद की थी। हाँ, फाइनली हम साथ डिनर कर सकते हैं, कोर्स रिप्रेजेंटेटिव ने बोल दिया है तो जाना ही पड़ेगा। पूरी क्लास अचानक से एक्साइटेड हो गई। सिद्धार्थ कार्तिक के पास आया और उसका कंधा पकड़ते हुए बोला, कार्तिक, आज डिनर पार्टी में हमारे साथ चलो। बहुत दिन हो गए क्लास की पार्टी साथ में अटेंड किए हुए। सिद्धार्थ, तुम इस कंगाल को क्यों बुला रहे हो? इसके पास डिनर पार्टी में आने के पैसे नहीं होंगे, पेंसिल स्कर्ट पहने मे यंग ने चिढ़ते हुए कहा। कार्तिक ने सिर उठाकर उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाया। मे यंग अंजलि की सबसे अच्छी दोस्त और रूममेट थी। वह अक्सर कार्तिक को ताने मारती थी। अंजलि ने कार्तिक को छोड़कर आयुष के साथ रहने का डिसीजन मे यंग के इन्फ्लुएंस में ही लिया था। सही कह रही हो, कार्तिक जैसे कंगाल के पास पार्टी में जाने लायक पैसे कहां से आएंगे? अंजलि की दूसरी रूममेट रश्मिने ने सार्कास्टिक लहजे में कहा। नंदिता, रश्मि, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? सिद्धार्थ चिढ़कर बोला। क्या मैं गलत कह रही हूं? क्या इस गरीब डिलीवरी बॉय के पास पार्टी में शामिल होने के पैसे हैं? हमने कितनी पार्टीज की हैं, पर क्या कभी इसने किसी में हिस्सा लिया? मैंने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। अगर कार्तिक के पास पैसे नहीं हैं तो मैं उसका खर्चा उठाऊंगा। क्या आप सबके लिए उसे इंसल्ट करना जरूरी है? सूर्यांश ने कहा, जो अब चुप नहीं रह सका। ओहो सूर्यांश, जब तुम इतने अमीर हो तो मेरा खर्चा क्यों नहीं उठा लेते? आयुष ने मुंह बनाते हुए ताना मारा। सूर्यांश ने आयुष की ओर देखा। उसकी आंखों में असमंजस दिख रहा था। सच तो ये था कि सूर्यांश का परिवार ठीक ठाक पैसे वाला था, लेकिन आयुष के सामने कुछ भी नहीं था, इसलिए वह चुप हो गया। मैं कार्तिक का खर्चा उठाऊंगी, हम सब क्लासमेट्स हैं, ऐसे इंसल्ट की क्या जरूरत है? अदिति ने गुस्से में कहा। वह भी इस बर्ताव से तंग आ गई थी। तभी कार्तिक ने शांत स्वर में कहा,
अदिति, तुम्हें मेरे लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। उनकी नजरों में डिसबिलीफ था। कोई नहीं सोच सकता था कि कार्तिक खुद से पार्टी में आने की बात करेगा। आखिरकार 3 साल से क्लास का हिस्सा होने के बावजूद कार्तिक ने कभी किसी पार्टी में हिस्सा नहीं लिया था। उसका इसमें न जाना साफ था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। आयुष उसकी बात सुनकर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ, डिलीवरी बॉय के पास पैसे हैं। कार्तिक, ये अच्छा रहेगा अगर तुम पूरी क्लास को ट्रीट दे दो। आयुष, मजाक मत करो। अगर ये गरीब सबको ट्रीट देगा तो मैं जाकर गंदगी खा लूंगा, पीछे से किसी ने हंसते हुए कहा। तभी कार्तिक ने काल्म आवाज में कहा, ठीक है, अगर आप सब चाहते हैं कि मैं ट्रीट दूं तो मैं ट्रीट दूंगा। कार्तिक की बात सुनते ही क्लास में सन्नाटा छा गया। जिस लड़के ने पहले मजाक किया था उसकी हंसी गायब हो गई। सबकी नजरें कार्तिक पर टिक गईं। आयुष भी कंफ्यूजन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वही कार्तिक है जो पैसे कमाने के लिए फूड डिलीवरी करता है। अंजलि ने भी चौंक कर कार्तिक की ओर देखा, मगर तुरंत ही उसने खुद को शांत कर लिया। उसके ख्याल से कार्तिक दिखावा कर रहा था, उसके पास इतना पैसा हो ही नहीं सकता। इस ख्याल से अंजलि ने राहत की सांस ली कि उसने कार्तिक को छोड़ दिया। उसकी नजर में कार्तिक एक लूजर था जो न खुद को सुधार सका, न ही अपनी गरीबी से बाहर निकल सका। ऊपर से अब वो झूठ बोलकर खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा था। आज कार्तिक को क्या हो गया है? सिद्धार्थ ने परेशान होकर कहा। पता नहीं, शायद उसे अंजलि की बात भूलने में दिक्कत हो रही है, इसलिए उसने यूं ही हां कह दिया। सूर्यांश ने धीरे से कहा। फिर उसने जोड़ा, क्लास को ट्रीट देने में $2000 से ज्यादा नहीं लगेंगे। वर्स्ट केस में हम दोनों मिलकर उसका बिल भर देंगे। ठीक है, अगर हम इसे आधा आधा बांट लें तो यह 1,000 होगा, सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा। उस पल उसे कार्तिक के लिए थोड़ी सिंपैथी महसूस हुई। तुम्हें क्या हो गया है कार्तिक? तुम न सिर्फ हमारी डिनर पार्टी में आ रहे हो, बल्कि हमें ट्रीट भी दे रहे हो। क्या तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? मैंने सार्कास्टिकली कहा। हाँ, और अगर तुम वाकई ट्रीट दे रहे हो तो विक्रांत को मल खाना पड़ेगा, रश्मि ने हंसते हुए कहा। विक्रांत वही लड़का था जिसने कहा था कि अगर कार्तिक ट्रीट देगा तो वह मल खाएगा। अच्छा, क्या यह सिर्फ खाना ही नहीं है? कार्तिक ने कैजुअली जवाब दिया। फिर विक्रांत की तरफ मुड़कर बोला, तो तुम कब सबको दिखाओगे कि तुम मल खा रहे हो? अगर तुम्हारे पास हमें ट्रीट देने की हिम्मत है तो मुझ में भी ये करने की हिम्मत है, लेकिन तुम हमें किसी फूड कोर्ट में ले जाने की तो नहीं सोच रहे हो, है ना? विक्रांत ने सार्कास्टिक अंदाज में कहा। कार्तिक ने हमें ट्रीट देने के लिए मेहनत की है, हम फूड कोर्ट में कैसे जा सकते हैं? कम से कम इंडिया पैलेस होटल तो होना चाहिए, आयुष ने मॉकिंग टोन में कहा। इंडिया पैलेस होटल? कार्तिक ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल। कार्तिक, अगर तुम हमें इंडिया पैलेस होटल में ट्रीट दोगे तो मैं सबके सामने मल खाऊंगा, विक्रांत ने स्पष्ट रूप से कहा। तो क्या फैसला है कार्तिक? चूंकि तुम सबको इनवाइट कर रहे हो तो इंडिया पैलेस होटल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? आयुष ने एक घिनौनी मुस्कान के साथ पूछा। कोई बात नहीं, ये इंडिया पैलेस होटल ही होगा, कार्तिक ने बेपरवाही से कहा। उसकी बात सुनकर पूरी क्लास फिर शॉक में आ गई। सब जानते थे कि इंडिया पैलेस होटल एक रॉयल बैंक्वेट का स्थान था। वहां के शेफ्स नेशनल लीडर्स के लिए खाना बनाते थे। पूरी क्लास को ट्रीट देने में कम से कम 30 से 40 लाख का खर्च आएगा। क्या कार्तिक पागल हो गया है? उसने ऐसा क्यों कहा? सिद्धार्थ ने धीरे से कहा। अगर पार्टी किसी नॉर्मल फूड कोर्ट में होती तो वह और सूर्यांश मिलकर खर्च उठा सकते थे, लेकिन अगर लोकेशन इंडिया पैलेस होटल होती तो दोनों मिलकर भी ये बिल नहीं चुका सकते थे। होटल जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तभी कार्तिक ने काल्मली कहा। क्या शर्त है? आयुष ने क्यूरियोसिटी से पूछा। आज की डिनर पार्टी में तुम और मैं बिल को 50-50 बांट लेंगे, ठीक है? हो 50-50, आयुष ने सार्कास्टिक हंसी के साथ कहा। कोई दिक्कत नहीं, आज का खर्च हम आधा आधा बांट लेंगे। वाह आयुष, तुम चैंपियन हो। ओएमजी, हम सच में इंडिया पैलेस होटल में डिनर करने जा रहे हैं। जब बाकी क्लासमेट्स ने आयुष की बात सुनी तो सब खुशी से झूम उठे। इंडिया पैलेस होटल में इतने लोगों के साथ डिनर करने का खर्च कम से कम 30 से 40 लाख होगा। चेक का आधा हिस्सा 15 से 20 लाख था। आयुष के लिए यह बड़ी रकम थी, लेकिन असंभव नहीं। आयुष को यकीन था कि कार्तिक इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। कार्तिक, बस वेट करो,
जब पेमेंट का टाइम आएगा तो देखूंगा तुम क्या करते हो। आयुष ने पीछे मुड़कर कार्तिक को देखते हुए मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद वे इंडिया के सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट इंडिया पैलेस होटल में पहुंचे। जैसे ही कार्तिक के दोस्त अंदर दाखिल हुए, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यार, ये तो एकदम लग्जरी है, सिद्धार्थ ने धीमी आवाज में कहा। सच में? मैंने तो सिर्फ फिल्मों में ही ऐसी जगह देखी है, सूर्यांश ने चारों तरफ देखते हुए कहा। हालांकि उनकी यूनिवर्सिटी में कई अमीर परिवारों के बच्चे थे, लेकिन सबके हालात एक जैसे नहीं थे। कई औसत आय वाले परिवारों के छात्र भी थे जिन्होंने ऐसी जगह कभी नहीं देखी थी। सूर्यांश और सिद्धार्थ थोड़े नर्वस होकर कार्तिक के पीछे चल रहे थे। भाई, सच में तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम सबका खाना अफोर्ड कर सको? सूर्यांश ने हिचकिचाते हुए पूछा। चिंता मत करो, अगर मैं सबको यहां लाने की हिम्मत कर रहा हूं तो बिल देने की भी हिम्मत है, कार्तिक ने कूल अंदाज में जवाब दिया। लेकिन सूर्यांश कुछ और कहने वाला था, तभी एक खूबसूरत महिला जिसने सफेद बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी, मुस्कुराते हुए उनकी तरफ आई। महिला ने पहले कार्तिक को देखा, फिर उसकी आंखों में हल्का तिरस्कार दिखा। इसके बाद वह आयुष की तरफ मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर वासुकी, क्या आप यहां डिनर के लिए आए हैं? हाँ, हम डिनर के लिए ही आए हैं। हमें एक बड़ा प्राइवेट रूम चाहिए, आयुष ने घमंडी अंदाज में कहा। महिला ने बिना झिझके जवाब दिया, हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, $38,000 का स्टैंडर्ड प्राइवेट डाइनिंग रूम, $68,000 का वीआईपी रूम और $88,000 का सुप्रीम प्राइवेट डाइनिंग रूम। आप कौन सा लेंगे? इतनी बड़ी रकम सुनकर आयुष ने तुरंत कार्तिक की तरफ देखा और धीरे से कहा, भाई, सबको यहां लाना आसान नहीं था। स्टैंडर्ड रूम सही रहेगा, चाहो तो वीआईपी रूम ले सकते हो। आयुष, तुम ये क्या कह रहे हो? सिद्धार्थ ने गुस्से से कहा। वीआईपी रूम? इतने महंगे रूम का क्या मतलब? सभी समझ गए कि आयुष जानबूझकर कार्तिक को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। अगर कार्तिक वीआईपी रूम लेता तो उसे भारी रकम चुकानी पड़ती, अगर नहीं लेता तो सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता। आयुष ने दोबारा कहा, तो क्या बोलते हो, हाँ या ना? कहीं तुम डर तो नहीं रहे वीआईपी रूम की कीमत सुनकर? कार्तिक ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए शांत स्वर में कहा, वीआईपी रूम लेने की जरूरत नहीं है। आयुष ने ठहाका लगाते हुए कहा, मैंने पहले ही सोचा था तुम्हारे पास पैसे नहीं है, चलो फिर स्टैंडर्ड रूम में चलते हैं। फिर उसने खूबसूरत महिला से कहा, तो स्टैंडर्ड रूम का इंतजाम कर दो। महिला ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। रुको, कार्तिक की आवाज गूंज उठी, मैंने कब कहा कि हम स्टैंडर्ड रूम लेंगे? उसी समय कार्तिक ने अचानक बोलना शुरू कर दिया, क्या हुआ? क्या तुमने अपना मन बदल लिया क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि यह बहुत महंगा पड़ेगा? आयुष ने कार्तिक की ओर घूरते हुए पूछा, तुमने खुद कहा कि इंडिया पैलेस होटल में आना सबके लिए आसान नहीं है, तो फिर सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइवेट डाइनिंग रूम क्यों? चलो सीधे सुप्रीम प्राइवेट रूम में चलते हैं, कार्तिक ने बड़ी शांति से जवाब दिया। यह सुनते ही आयुष के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वह पूरी तरह से हैरान रह गया। दूसरी तरफ उनके दोस्त भी चौंक गए। कार्तिक, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है ना कि सुप्रीम प्राइवेट डाइनिंग रूम की कीमत $88,000 है? सूर्यांश ने झट से कहा। सच में? कार्तिक, लगता है तुम्हें इंडिया पैलेस होटल के न्यूनतम खर्च के रूल्स का पता नहीं है, आयुष ने कड़वाहट से कहा। आयुष को कभी उम्मीद नहीं थी कि कार्तिक इतनी बड़ी मांग करेगा। सफेद ड्रेस पहने खूबसूरत महिला जो अब तक मुस्कुरा रही थी, चुपचाप खड़ी रही। उसने हमेशा सोचा था कि आयुष सबसे अमीर होगा। उसे कभी यह नहीं लगा था कि कार्तिक, जो एक डिलीवरी बॉय जैसी ड्रेस पहने था, सबसे अमीर निकलेगा। अंजलि ने भी हैरानी से कार्तिक की ओर देखा। वह सोच रही थी, ये वही कार्तिक है जो पहले बहुत कंजूस था, यह अचानक इतना बदल कैसे गया? सिद्धार्थ ने धीरे से पूछा, कार्तिक, तुम सच में इतना खर्च कर सकते हो? बिल्कुल, लेकिन मुझे यह डर है कि आयुष इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, कार्तिक ने बेफिक्री से जवाब दिया। आयुष, जो अब तक चुप था, अचानक चीख पड़ा, ठीक है, अगर यह सुप्रीम रूम ही चाहिए तो ले लो, मैं इसे क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता? आयुष कार्तिक की चाल में फंस गया। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वह मजबूरी में सहमत हो गया। कुछ देर बाद महिला ने सुप्रीम प्राइवेट डाइनिंग रूम का इंतजाम कर दिया और सभी को वहां ले गई। रूम के अंदर पहुंचते ही सबकी आंखें चमक उठीं। यह जगह सच में आलीशान थी। सभी हैरान थे कि कार्तिक, जो आमतौर पर साधारण दिखता था, इतनी उदारता से इतना बड़ा खर्च कैसे कर सकता है। अंजलि ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी, कार्तिक,
क्या तुम सच में हमें यहाँ खिलाने की सोच रहे हो? बिल्कुल, सब लोग जितना चाहो खाओ, कार्तिक ने हंसते हुए कहा। जैसे ही यह बात हुई, सबने तुरंत मेनू उठाया और ऑर्डर देना शुरू कर दिया। आयुष, जो अब तक खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, ने अचानक रेड बोर्डो की एक बोतल का ऑर्डर दे दिया। उसने सोचा कि इससे कार्तिक प्रभावित होगा, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि कार्तिक उसकी देखा देखी शराब की 10 और बोतलें ऑर्डर कर देगा। इस ऑर्डर पर करीब $50,000 का खर्च आया। आयुष का चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। उसे साफ समझ आ गया था कि वह बिल चुकाने की हालत में नहीं था। कार्तिक ने उसकी हालत देखते हुए पूछा, क्या हुआ आयुष? लग रहा है कि तुम्हारे चेहरे का रंग थोड़ा उड़ गया है। घबराहट हो रही है क्या? हो, ये तो बस कुछ रेड वाइन की बोतलें थीं। मैं क्यों परेशान होने लगा? ये तो छोटी सी बात है। आयुष ने थोड़ा बनावटी हंसी के साथ कहा, लेकिन उसकी नजरें बार बार फोन पर जा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह किसी से पैसे उधार लेने की कोशिश कर रहा है। खाना सर्व होने के बाद सबने मिलकर दावत का मजा लिया। किसी को इस बात की फिक्र नहीं थी कि कार्तिक और आयुष बिल कैसे भरेंगे। जब तक उन्हें पैसे नहीं देने थे, तब तक सब खुश थे। अंजलि, जो आयुष के पास बैठी थी, अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी। वह जानती थी कि आयुष के पास इतना पैसा नहीं है कि आज के खाने का बिल भर सके। दूसरी तरफ, अगर कार्तिक ने पैसे दिए तो उसे अपनी सारी सेविंग्स खर्च करनी पड़ेगी। सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए सारी सेविंग्स लुटाना कहाँ की समझदारी है? अंजलि ने खुद से सोचा। इस ख्याल ने उसके मन में कार्तिक के लिए और भी ज्यादा नाराजगी भर दी। इसका क्या फायदा? भले ही कार्तिक आज आयुष से जीत जाए, ये सच्चाई नहीं बदलेगी कि वो गरीब है। 1 घंटे बाद जब सभी का पेट भर चुका था, तो सबकी नजरें कार्तिक और आयुष पर थीं। अब हर कोई जानना चाहता था कि ये दोनों इतना भारी बिल कैसे भरेंगे। तभी सफेद बॉडीकॉन ड्रेस में वो महिला अपने ऊंचे हील्स के साथ धीरे धीरे पास आई। उसने नर्म आवाज में कहा, सर, आपका कुल बिल है $1,40,800। आप नकद भुगतान करेंगे या कार्ड से? $140,800। यह सुनते ही सबकी सांस अटक गई। किसी ने नहीं सोचा था कि डिनर का बिल इतना भारी होगा। आयुष के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसे अब एहसास हो गया था कि ये रकम उसकी पहुंच से बाहर है। भले ही उसे सिर्फ आधा यानी $70,000 चुकाना था, उसके पास इतना भी नहीं था। जब सब चुप थे, कार्तिक ने अपने पैरों के पास रखा बैग उठाया। उसने आराम से उसमें से कैश निकाला। यह $70,000 का गड्डी था। जैसे ही उसने बैग से नोटों का ढेर निकाला, कमरे में सन्नाटा छा गया। हे भगवान, ये कैश का पूरा बैग है। इसमें कितने पैसे होंगे? कार्तिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के नोटों का ढेर महिला की ओर बढ़ा दिया। यह लीजिए। महिला, जो अब तक शांत थी, थोड़ी घबराई सी लगने लगी। उसने कैश लेते हुए कहा, धन्यवाद सर। जैसे ही महिला जाने लगी, कार्तिक ने कहा, मैं सिर्फ $70,000 का ही भुगतान करूंगा, बाकी का आधा ये भरेगा। उसने सीधा आयुष की ओर इशारा किया। कमरे में बैठे सभी लोग हक्के बक्के रह गए। कार्तिक ने बिना सोचे $70,000 दे दिए। ये कब से इतना अमीर हो गया? आयुष, जो अब तक शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, घबरा गया। उसके माथे पर पसीना टपकने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। महिला ने विनम्रता से पूछा, सर, आप नकद भुगतान करेंगे या कार्ड से? आयुष का दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। असल में उसने पहले से अंदाजा लगाया था कि खाना महंगा होगा, इसलिए उसने एक दोस्त से $20,000 उधार ले रखे थे। अपने खुद के $20,000 मिलाकर उसके पास कुल $40,000 थे, लेकिन $1,40,000 का बिल उसकी उम्मीदों से परे था। मुझे 1 सेकंड दो, मुझे कॉल करने दो, आयुष ने हकलाते हुए कहा और जल्दी से अपना फोन निकाला। उसने नंबर डायल करना शुरू किया। डिनर पर आने से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि आयुष को पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा। सबको लगा था कि ऐसा तो कार्तिक के साथ होगा। बॉडीकॉन ड्रेस वाली महिला समझ गई थी कि आयुष मदद मांगने के लिए फोन कर रहा है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और कैशियर के पास चली गई। कुछ मिनट बाद महिला वापस लौटी। उसने कार्तिक को एक रसीद दी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह आपकी रसीद है सर। कार्तिक ने सिर हिलाया। फिर उसने अपना डिलीवरी बैग उठाया और कमरे से बाहर चला गया। उसे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि आयुष बिल का क्या करेगा। जैसे ही कार्तिक बाहर निकला, सिद्धार्थ, सूर्यांश और अदिति उसके पीछे दौड़ पड़े। रुको कार्तिक, सिद्धार्थ ने आवाज लगाई। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर देखा।
क्या हुआ? तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? और क्या अंजलि ने तुम्हें छोड़ दिया था? सिद्धार्थ ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। इसका अंजलि से कोई लेना देना नहीं है, कार्तिक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मैंने 2 दिन पहले लॉटरी जीती थी, इसीलिए अब मेरे पास थोड़े पैसे हैं। उसने बात को संभालने के लिए यह बहाना बना दिया। ओह, अब समझ आया। अदिति ने सिर हिलाया और सोचते हुए कहा, लेकिन अब जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम अपने लिए अच्छे कपड़े क्यों नहीं खरीदते, या फिर इन पैसों को किसी और जरूरी काम में क्यों नहीं लगाते? सबको डिनर पर बुलाकर पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो? इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं, कार्तिक ने हंसते हुए जवाब दिया। सूर्यांश ने कहा, इसलिए तुम्हारे पास सबको खिलाने के लिए पैसे हैं। कुछ और पूछना है? अगर नहीं तो मुझे जाने दो, कार्तिक ने थोड़ा घबराते हुए कहा। उसे डर था कि उसकी कहानी पकड़ी ना जाए। वैसे कार्तिक, हमारी क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं सोच रही थी कि तुम्हें उसमें जोड़ दूं। अदिति ने अपना फोन निकालते हुए कहा। कार्तिक थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, मैंने अभी तक व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं किया, कल नया फोन खरीदूंगा, तब मुझे जोड़ देना। ठीक है, अदिति ने सिर हिलाया। उसने और कुछ नहीं कहा। इसके बाद कार्तिक ने अपनी गाड़ी उठाई और रेस्तरां से बाहर चला गया। सिद्धार्थ और सूर्यांश उसे जाते हुए हैरानी से देखते रह गए। हालांकि कार्तिक ने कहा था कि उसने लॉटरी जीती है, दोनों समझ चुके थे कि कार्तिक अब पहले जैसा नहीं रहा। निजी डाइनिंग रूम के अंदर आयुष ने अपने लगभग सभी दोस्तों को फोन कर लिया था, लेकिन किसी ने भी उसे पैसे उधार नहीं दिए। बॉडीकॉन ड्रेस वाली महिला को पता चल गया था कि आयुष के पास पैसे नहीं हैं। उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया, जो अब दरवाजे पर खड़े होकर आयुष पर नजर रख रहे थे। अगर तुमने आज पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, महिला के चेहरे पर सख्ती थी। जल्दी कुछ सोचो आयुष, अंजलि ने घबराते हुए कहा। उसने भी दरवाजे पर खड़े गार्ड्स को देख लिया था। चिंता मत करो, मैं अपने पापा को फोन करके पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहता हूं, आयुष ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आज का दिन ऐसा निकलेगा। न सिर्फ वह कार्तिक को नीचा दिखाने में असफल रहा, बल्कि खुद का मजाक भी बनवा बैठा। मैं वॉशरूम जा रही हूं, अंजलि ने ठंडी आवाज में कहा और अपना हैंडबैग उठाकर बाहर चली गई। हम भी जा रही हैं, मैं और रश्मि ने एक साथ कहा, जैसे उन्हें डर हो कि आयुष उनसे पैसे मांग लेगा। दोनों जल्दी से अंजलि के पीछे पीछे निकल गईं। तीनों लड़कियां वॉशरूम में थीं। मैंने अपना मेकअप बैग निकाला, शीशे में देखा और अपने लिपस्टिक के शेड को ठीक करने लगी। अंजलि, तुमने देखा कार्तिक कितना बदला बदला सा लग रहा था। उसने $70,000 खर्च कर दिए और सबको डिनर पर बुला लिया, और उसके फूड डिलीवरी बैग में तो पैसे ही पैसे भरे थे। रश्मि ने हाथ धोते हुए धीरे से कहा। तो क्या हुआ अगर उसने डिनर पर बुलाया? मैंने नाक सिकोड़ते हुए कहा। आखिरकार वो एक डिलीवरी बॉय ही तो है। जिस तरह से मैं देख रही हूं, उसने बस दिखावा किया है। अंजलि के सामने खुद को बेहतर साबित करने के लिए उसने व्यंग्य भरे लहजे में जोड़ा। मैं पागल थी जो कार्तिक जैसे इंसान को कभी डेट किया। हर बार जब मैं इसके बारे में सोचती हूं तो गुस्सा आता है। उसने आज डिनर के लिए शायद अपनी पूरी साल की बचत उड़ा दी होगी। हो सकता है उसने कहीं से लोन भी लिया हो, पता नहीं। वो आखिर सोच क्या रहा था? अंजलि ने भी तिरस्कार भरे स्वर में कहा। सच में इतना बड़ा नाटकबाज, रश्मि ने मुंह बनाते हुए कहा। थप! अचानक एक गोरा आदमी वॉशरूम में दाखिल हुआ और अंजलि के नितंब पर थप्पड़ जड़ दिया। वह लड़खड़ाते हुए लग रहा था, शायद शराब के नशे में था। अरे ब्यूटी, चलो एक साथ ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे को थोड़ा और अच्छे से जानते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अंजलि ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। उसने कैमी ड्रेस पहन रखी थी, जिसकी स्ट्रैप उसके कंधों से नीचे गिर रही थी। उसका लुक काफी आकर्षक था और उसकी ड्रेस ने उसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया था। थप्पड़ खाने के बाद अंजलि का गुस्सा फूट पड़ा। उसने झट से पलटकर उस आदमी को जोरदार थप्पड़ मारा। अपने जैसे बदसूरत आदमी को मुझे ड्रिंक पर इनवाइट करने की सोच भी नहीं रखनी चाहिए। मुझे तंग मत करो, उसने गुस्से से कहा। आयुष के साथ रहते रहते अंजलि ने एक बात तो सीख ली थी, कैसे अपना स्टैंड लेना है। और आज जब कार्तिक ने सभी को डिनर पर बुलाया और उसका खर्चा उठाया, तो वह और भी चिढ़ गई थी। थप्पड़ खाने के बाद गोरा आदमी हक्का बक्का रह गया। उसने अपना गाल पकड़ते हुए कहा, ओए, तू मेरी दयालुता को मेरी कमजोरी मत समझ। आह! गोरे आदमी ने अचानक दर्द से चीख मारी। वह अपनी जांघ पकड़कर घुटनों के बल गिर गया। अंजलि ने मौके का फायदा उठाते हुए
अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल से उसकी जांघ पर जोरदार लात मार दी। आइंदा अपनी आंखें खोलकर देखना, मैं वो नहीं जिससे तुम खिलवाड़ कर सको, उसने घूरते हुए कहा। फिर उसने अपने बाल झटके और बाहर चली गई। तुम जैसे बदबूदार लोगों में इतनी हिम्मत कि अंजलि को ड्रिंक के लिए इनवाइट कर सको, और हां, तुम भी कार्तिक की तरह घटिया हो, मैंने तीखी नजर से उसे घूरते हुए कहा और वह भी वहां से चली गई। कुत्ते, तुम तीनों को संभल कर रहना चाहिए। गोरा आदमी दर्द से अपनी जांघ पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल बैठा चिल्ला रहा था। अंजलि, मैं और रश्मि ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे सीधा वापस अपने प्राइवेट रूम में चली गईं। जब वे रूम में पहुंची तो उन्होंने देखा कि आयुष अभी भी अपने पिता से फोन पर बात कर रहा था। आयुष के पिता की कड़क आवाज सबको सुनाई दे रही थी, जो उसे डांट रहे थे। यह नजारा इतना अजीब था कि किसी ने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। अंजलि को पता था कि आयुष का मूड इस समय खराब है, इसलिए उसने अपने साथ हुई छेड़छाड़ की बात उसे नहीं बताई। 20 मिनट बाद आयुष के पिता इंडिया पैलेस होटल पहुंचे। जैसे ही आयुष ने अपने पिता की कार देखी, वह दौड़कर उनके पास गया। पापा, मैं थप्पा। आयुष के पिता, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति, कार से बाहर निकले और आते ही आयुष को जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर उन्होंने गुस्से में उसकी ओर देखा और डांटा, तुम खुद को समझते क्या हो? एक खाने के लिए $70,000? घर पहुंचते ही तुम्हें सबक सिखाऊंगा। सभी सहपाठी यह नजारा देखकर हैरान थे। कोई भी कुछ नहीं बोला। आयुष के लिए यह सबसे शर्मनाक पल था। पब्लिक के सामने अपने पिता से थप्पड़ खाने के बाद आयुष बेहद अपमानित महसूस कर रहा था। वह अंदर ही अंदर कार्तिक को कोस रहा था। अगर कार्तिक न होता तो उसे यह सब झेलना नहीं पड़ता। दूसरी ओर ब्रेकअप से पहले कार्तिक ने अपना सब कुछ अंजलि पर खर्च कर दिया था। अब हाल यह था कि उसका फोन एक पुरानी एंड्रॉयड मशीन थी। वह बस कॉल कर सकता था। जैसे ही व्हाट्सएप डाउनलोड करने की कोशिश करता, फोन क्रैश हो जाता। अदिति ने उसे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने की बात याद दिलाई थी, इसलिए होटल से निकलने के बाद उसने एप्पल स्टोर जाकर लेटेस्ट आईफोन खरीदा। अब उसके पास इतने पैसे थे कि एक आईफोन की कीमत उसके लिए सिर्फ एक छोटी चीज के बराबर थी। उसे अब समझ आ रहा था कि अमीरों की जिंदगी कितनी आसान और मजेदार होती है। आधे घंटे बाद कार्तिक अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर अपने किराए के घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने चाबी निकालकर ताले में डाली, उसे एक अजीब सी झिझक हुई। उसे लगा कि माया लिविंग रूम में बैठी होगी, हाथ जोड़कर उसके लौटने का इंतजार कर रही होगी और फिर उसे डांटेगी। लेकिन उसे यह भी लग रहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया। पर औरतों का क्या भरोसा, वे हर चीज का इल्जाम मर्दों पर ही डाल देती हैं। मिश्रित भावनाओं के साथ उसने चाबी घुमाई। दरवाजा एक हल्की क्लिक के साथ खुला। लिविंग रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। इतना सन्नाटा था कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। फ्यू, उसने राहत की सांस ली और अपने खुद के फालतू ख्याल पर मुस्कुरा दिया। माया पिछले 6 महीने से खुद को घर में बंद रख रही थी। जब से वह कार्तिक के साथ रह रही थी, किसी को नहीं पता था कि वह दिन भर क्या करती थी। वह रोज टेकआउट ऑर्डर करती थी। दोनों के मिलने का कुल समय मुश्किल से 3 घंटे होता था। कभी कभी कार्तिक सोचता था कि वह अपने कमरे में ऐसा क्या करती होगी। वह दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करता तो उसे हल्की बातचीत और म्यूजिक की आवाज सुनाई देती। कार्तिक ने लिविंग रूम की लाइट जलाई और अपने पैरों से दरवाजा धीरे से बंद किया। थका हुआ वह खुद को सोफे पर गिरा दिया। आज के दिन की घटनाओं ने उसे पूरी तरह से चूर कर दिया था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह उठा, अपने कमरे में गया, साफ कपड़े निकाले और बाथरूम की ओर चल दिया। 10 मिनट और बीत गए। कार्तिक नहाने का तौलिया लपेटे हुए और अपने बाल पोंछते हुए बाथरूम से बाहर आया। बाथरूम माया के कमरे के ठीक बगल में था। जब कार्तिक माया के कमरे के पास से गुजरा तो उसने माया की आवाज सुनी। वह रुक गया और सुनने के लिए ध्यान लगाने लगा। माया के कमरे से शोर आ रहा था। तेज म्यूजिक और माया की आवाज आपस में मिलकर कुछ समझने लायक नहीं थे। फिर भी कुछ देर सुनने के बाद कार्तिक को टिप्स, गाइज और फॉलो जैसे शब्द सुनाई दिए। कार्तिक की जिज्ञासा बढ़ने लगी। वह खुद को रोक नहीं सका। वह जानना चाहता था कि माया पूरे दिन अपने कमरे में आखिर करती क्या है। माया किसी जॉब पर नहीं जाती थी। वह क्लास भी नहीं जाती थी। उसके पास वर्सेस और डोल्से एंड गब्बाना जैसे महंगे ब्रांड के हैंडबैग और कॉस्मेटिक्स थे। हर महीने इन पर बहुत खर्च होता था। उनके फ्लैट का किराया भी $2,000 प्रति महीना था।
यह खर्चा उठाना सामान्य नौकरी वालों के लिए आसान नहीं था। तो सवाल यह था, माया अपना खर्च कैसे चला रही थी? कार्तिक ने सुने गए शब्दों को फिर से याद किया और उसके मन में एक ख्याल आया। क्या माया एक कैम गर्ल हो सकती है? कार्तिक इस शब्द से परिचित था। वह जानता था कि कैम गर्ल्स लाइव स्ट्रीमिंग एप्स पर काम करती हैं। वहां लोग उन्हें पैसे देकर उनसे बात कर सकते हैं, उनसे गाने, नाचने या गंदी बातें करने का अनुरोध कर सकते हैं। यहां तक कि जो लोग ज्यादा पैसे देते थे वे उनसे व्यक्तिगत मुलाकातें भी कर सकते थे। कभी कभी वे अपने टॉप सपोर्टर्स को विशेष वीडियो या तस्वीरें भेजती थीं। कार्तिक को लगा कि माया इसी तरह का कुछ काम कर रही होगी। माया इतनी सुंदर है और वह सेक्सी कपड़े पहनती है। अगर वह कैम गर्ल है तो उसकी इनकम जरूर अच्छी होगी, कार्तिक ने सोचा। फिर उसने अपनी नाक रगड़ी और गहरी सांस ली। इस दुनिया में क्या गड़बड़ है? खूबसूरत लड़कियां या तो अपने शरीर का इस्तेमाल करती हैं या अमीर लड़कों को फंसाती हैं। क्या इन्हें अपना खर्चा चलाने के लिए कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल सकती? उसने खुद से धीमी लेकिन खींच भरी आवाज में कहा। अंजलि ने भी उसे किसी अमीर लड़के के लिए छोड़ दिया था। और अब अचानक माया का कमरा जोर से खुला। माया बाहर आई और सीधे कार्तिक से टकरा गई। वह चौंक गई और एक कदम पीछे हटकर उसे घूरने लगी। तुम यहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? माया ने शक भरी नजर से पूछा। कार्तिक चौंक गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि माया उस वक्त बाहर आ जाएगी। उसने उसकी ओर देखा और ध्यान दिया कि उसने कमर तक की लंबाई वाली हॉट पैंट पहनी हुई थी, जो इतनी टाइट थी कि उसकी जांघों के बीच लगभग धंस गई थी। उसकी ऑफ वाइट बॉडी हगिंग टेक्सचर्ड स्ट्रैप टी शर्ट से उसका आधा गोरा और भरा हुआ बस्ट साफ दिख रहा था। कार्तिक ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की और बोला, कुछ नहीं, मैं अभी अभी नहा कर आया हूं। ये कहते हुए वह जल्दी से अपने कमरे में चला गया। माया ने उसे जाते हुए थोड़ा संदेह भरी नजरों से देखा। जब तक वह अपने कमरे में गायब नहीं हो गया तब तक उसे याद ही नहीं आया कि उसे बाथरूम जाना है। उसने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे बाथरूम की ओर भागी। ये तो बहुत करीब था। अपने कमरे में वापस जाकर कार्तिक ने दरवाजा बंद किया और राहत की गहरी सांस लेते हुए दरवाजे से टिक गया। सच कहूं तो माया ने उसे डरा दिया था। अगर उसे पता चल जाता कि वह उसके कमरे के पास खड़े होकर सुनने की कोशिश कर रहा था तो वह शायद वहीं उसकी अच्छी खासी क्लास ले लेती। कार्तिक ने अपना सिर झटककर इस ख्याल को दूर किया। उसने तौलिया एक तरफ फेंका और बिस्तर पर गिरते ही अपना नया फोन उठा लिया। चूंकि उसने यह फोन हाल ही में खरीदा था इसलिए उसे उन ऐप्स को इंस्टॉल करना था जो वह रोजाना इस्तेमाल करता था। सबसे पहले उसने ट्विच डाउनलोड किया। वह लाइव स्ट्रीम देखने के लिए एक्साइटेड था। जैसे ही उसने ऐप खोला उसे अनुशंसित चैनल सेक्शन में एक जान पहचान वाला चेहरा दिखा। क्या? उसने हैरान होकर स्क्रीन की ओर देखा। वह चेहरा माया का था। उत्सुकता से भरा हुआ कार्तिक ने चैनल पर क्लिक किया। चैनल का नाम था माया का प्राइवेट केबिन। लाइव स्ट्रीम में माया गा रही थी। उसकी आवाज मधुर और शांत करने वाली थी। कार्तिक को पता चला कि वह कुछ समय पहले ही ट्विच पर आई थी। इससे पहले वह किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम करती थी। लाइव स्ट्रीमिंग की सामग्री ज्यादा खास नहीं थी। वह गाने गाती और दर्शकों से बातें करती। इसमें कोई गंदी या स्पष्ट सामग्री नहीं थी, इसलिए उसकी लोकप्रियता ज्यादा नहीं थी। लाइव स्ट्रीम देखने वालों की संख्या कम थी, लेकिन उसे मिलने वाले डोनेशन, सब्सक्रिप्शन और टिप्स उसके खर्चे पूरे करने के लिए काफी थे। लाइव चैट में अजीब अजीब बातें लिखने वाले दर्शक भी थे। अरे खूबसूरत, क्या मैं तुम्हें फेसबुक पर जोड़ सकता हूं? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अगर नहीं तो मुझे ट्राई क्यों नहीं करती? तुम्हारा चार्ज कितना है डार्लिंग? एक रात के लिए कितना लोगी? मुझे अपना फेसबुक दो, मैं तुम्हें अपना विशाल बच्चा दिखाऊंगा। माया को हर दिन ऐसे अजीबोगरीब दर्शकों का सामना करना पड़ता था, लेकिन वह इतने बड़े दर्शकों के सामने गुस्सा नहीं हो सकती थी। दर्शकों से नाराज होना मतलब उन्हें खोना, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी आमदनी पर असर पड़ता। चैनल को बढ़ाने के लिए माया कुछ चुनिंदा सवालों का जवाब देती और बाकी अपमानजनक टिप्पणियों को नजरअंदाज कर देती। मैं आप सबके लिए एक और गाना गाऊंगी, उसके बाद मैं आज की लाइव स्ट्रीम खत्म करूंगी, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। वह गाने की तैयारी कर ही रही थी कि उसने देखा एक दर्शक चैनल पर आया। उस दर्शक के पास बैंगनी रंग का सब गिफ्टर बैच था। अगर आपको हमारी कहानियों में मज़ा आया और आप ऐसी और जादुई दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो देर किस बात की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सफ़र का हिस्सा बने।
हर कहानी को लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस खुशी को फैलाएं। आपके कमेंट हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तो अपनी राय ज़रूर दें।